हे गाइस, वेलकम टू एकेडमी ऑफ नॉलेज। आज की वीडियो में मैंने मेरी कुछ फेवरेट मूवीज़ की कोट्स पिक की हैं जिनकी मीनिंग डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होगे या फिर मैं यूट्यूब पे भी शेयर करती रहती हूँ, तो यू मस्ट बी अवेयर विद द फैक्ट कि मुझे कोट्स के साथ एक अलग ही मेरा फैसिनेशन है। आई लव कोट्स एंड द मीनिंग बिहाइंड इट, क्योंकि कई बार होता है कुछ कोट्स इतनी डीप होती हैं, प्रोफाउंड होती हैं, इट मेक्स यू थिंक उस कोट ने क्या कह दिया। अगर आपने मेरी लास्ट डॉस्टोयेव्स्की वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि फ्यूचर में मैं कोट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहूँगी, सिंस मुझे कोट्स के साथ एक अलग ही फैसिनेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड शेयर इट विद माई ऑडियंस कि मैं उन कोट्स को किस नज़रिए से देखती हूँ और मेरे लिए उनकी क्या मीनिंग है। द फर्स्ट कोट इज़ फ्रॉम हैरी पॉटर मूवी, जो मुझे वैसे हैरी पॉटर मूवीज़ में जितनी भी सीरीज़ हैं उसमें बहुत सारी कोट्स हैं, मुझे बहुत पसंद है, बट ऑफ कोर्स मैं सबको यहाँ पे इलाबोरेट नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने अभी फ़िलहाल एक ही कोट लिया है हैरी पॉटर की, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट कोट। सो द कोट गोज़ लाइक दिस: Words are, in my not so humble opinion, are most inexhaustible source of magic, capable of both inflicting injury and remedying it. ये डायलॉग मूवी में डम्बलडोर डिलीवर करते हैं। डायलॉग में जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा वो वर्ड्स का। तो मैं पहले समझाऊंगी कि वर्ड्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट वर्ड्स के थ्रू करते हैं, फिर चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लव्ड वंस के साथ, किसी के भी साथ। तो वो शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप किसी से सही वे में बात करोगे, पॉजिटिव वे में बात करोगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे ही होंगे। पर आपने देखा होगा कि जब वो वर्ड्स नेगेटिव हो जाते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बुरे होने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करो आपका कोई फ्रेंड है, ही इज़ फीलिंग लो, उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है लाइफ में, या फिर वो शायद सैड फील कर रहा है एंड ही जस्ट नीड सम मोटिवेशन। तो अगर आप उस कंडीशन में उसके सामने कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोल दोगे, लाइक उसे अपलिफ्ट कर दोगे या मोटिवेट कर दोगे, तो वो इंसान एकदम से सुपर पम्प्ड अप हो जाएगा। उसे लगेगा कि हाँ ठीक है, उसको वापस से एक मोटिवेशन मिल गया एंड वो कुछ अच्छा करेगा अब। बट एट द सेम टाइम वो इंसान ऑलरेडी लो फील कर रहा है एंड आप उसमें और जाके उसके साथ कुछ नेगेटिव ऐड कर देते हो। यार तू सही कह रहा है, ये चीज़ नहीं होगी, हाँ बिल्कुल लाइफ ऐसे ही है, क्या कर सकते, जो भी है। तो वही सेम इंसान अब और ज़्यादा लो फील करने लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि शब्दों की पावर, शब्द एक इंसान को उठा सकते हैं और वही सेम शब्द एक इंसान को गिरा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन शब्दों को कैसे यूज़ करते हो। कई बार पार्टनर्स के बीच में जब वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, या फिर लड़ाई हो जाती है, या फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, हमारे पेरेंट्स भी होता है, हम गुस्से में आके ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें वापस लेना इम्पॉसिबल है, और वही सेम शब्द ऐसा घाव क्रिएट कर सकते हैं जिसे फिर आप भर नहीं सकते। और अगर कोई इंसान पहले से ही थोड़ा, जो जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी ही इज़ फीलिंग समथिंग, या अंदर से हार्ट ब्रोकन है, या कुछ भी हो सकता है, वही सेम शब्द उसके उन घाव पे मरहम का काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे शब्द कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, जो हम नोटिस नहीं करते हैं मोस्टली। हमें लगता है कि शब्दों की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम बुक्स पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, लिटरेचर हो गया, या फिर इनफैक्ट आप इस वीडियो में भी मैं वर्ड्स के थ्रू ही तो आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मेरे वर्ड्स ही तो सुनते हो। तो समझ रहे हो ना कि ये मेयर वर्ड्स कितना कुछ क्रिएट कर देते हैं। शब्द ही सोसाइटी में रेवोल्यूशन तक ला सकते हैं। कितने सारे ग्रेट लोग थे जो आए थे, मार्टिन लूथर किंग या नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू ही कितना चेंज ला दिया था सोसाइटी में। इस डायलॉग के थ्रू यही डिलीवर किया जा रहा है कि शब्दों की पावर को हमें समझना होगा। इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या फिर कुछ बोलने वाले हो, आप गुस्से में हो सकते हो इन द हीट ऑफ द मोमेंट, तो आपको कंट्रोल करना होगा अपने शब्दों पे और उन्हें नाप तोल के बोलना होगा, जिससे वो फ्यूचर में कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेस ना दे। वरना फिर जैसे कि मैंने बोला, शब्द एक बार निकल गए तो उन्हें वापस लेना पॉसिबल नहीं है। इस कोट के थ्रू मुझे यही समझ आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस कोट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स:
I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go, but what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. ये कोट मुझे बहुत बहुत डीप लगती है जब भी मैं पढ़ती हूँ इसे। ये कोट है लाइफ ऑफ पाई की, जिसमें इरफान खान ये डायलॉग बोलते हैं। सो कभी कभी लाइफ में हम इतना उलझ जाते हैं कि उस दौड़ा भागी में हम हमारे सामने जो स्पेशल लोग होते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिलीज़ के साथ हो या हमारे पार्टनर्स के साथ हो, तो कहीं न कहीं हम उन्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं और रियलाइज़ नहीं कर पाते कि उनकी कितनी वैल्यू है हमारी लाइफ में। एंड लाइफ चलती रहती है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमें, कोई भी रीज़न हो सकता है, हमारी लाइफ से चले जाते हैं। एंड देन वी रियलाइज़ कि हम उन्हें ठीक से गुड बाय तक नहीं बोल पाए। एंड ऐसे ही इस कोट के थ्रू ये कहा जा रहा है कि पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो यू रियलाइज़ कि सब कुछ कैसे हवा में निकल गया और पता भी नहीं चला। एंड ठीक से गुड बाय भी नहीं कह पाए उन मोमेंट्स को। उसमें कुछ भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं। कई बार हम लोगों से मिलते हैं अपनी लाइफ में और हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में हम लोग अलग हो जाएंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन हम अपने फ्रेंड से, लव्ड वन से अलग हो जाते हैं। एंड देन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो बस एक रिग्रेट रह जाता है कि ठीक से उन्हें गुड बाय नहीं बोल पाए, या शायद और ज़्यादा हम उन मोमेंट्स को इन्जॉय कर सकते थे अपने लव्ड वंस के साथ। बट कहीं ना कहीं हमें अधूरापन सा लगता है। ये कोट उस अधूरेपन को बयां करती है, इसीलिए शायद मुझे ये कोट बहुत पसंद है। सो आई वुड से कि अगर आपकी लाइफ में कोई लव्ड वन है, उनकी वैल्यू करो, उन्हें ग्रांटेड मत लो। क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ें या फिर और भी जो भी चीज़ें हैं वो सब आती जाती रहेंगी, लेकिन जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं वो ग्लास की तरह होती हैं। अगर एक बार टूट गई तो बिखर जाएंगी, वापस नहीं आएंगी। इसलिए उन्हें संभाल के रखो, उनकी वैल्यू करो। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। द नेक्स्ट कोट इज़ फ्रॉम द मूवी राटाटूई। मुझे ये प्रोनाउंसिएट नहीं करना आता ठीक से, राटाटूई है या राटाटूई है, जो भी है। सो ये दिस मूवी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। बहुत पसंद है मुझे ये मूवी, मैं बहुत बार देखी है, बहुत ही बार। डिज़नी की मूवीज़ की एक अलग ही खासियत होती है। लोग थोड़ा मजाक उड़ा देते हैं कि बच्चों के लिए है, ये है वो है, बट उनकी मूवीज़ में बहुत ही डीप स्टोरीज़ होती हैं जो कि वो बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं कि बच्चे भी समझ जाए। और इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल मैसेजेस होते हैं। नॉट एवरी वन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, बट अ ग्रेट आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। वाओ, दिस कोट इज़ सो ब्यूटिफुल, जस्ट स्टनिंग। हमें लगता है कि ग्रेट बनने के लिए या एक ग्रेट आर्टिस्ट, जब हम देखते हैं हमारे सामने ग्रेट लोगों की बातें हो रही होती हैं, सपोज पिकासो हो गए, लियोनार्डो दा विंची हो गए, माइकल एंजेलो हो गए, हमें लगता है वो लोग बचपन से ही ग्रेट थे या फिर उनके ऊपर कुछ भगवान का हाथ था इसीलिए उन्हें पूरी दुनिया जानती है। नहीं, विंसेंट वैन गो, मैंने तो उनकी स्टोरी आपको कितनी बार बता रखी है। सोचो जब वो ज़िंदा थे, उनको उनकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, उन्हें किसी ने कुछ नहीं पूछा, बट आज इतने सालों बाद उन्हें पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसा नहीं था कि वो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे या बहुत लकी थे, नहीं। उनके अंदर टैलेंट था और वो अपने टैलेंट को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने कभी उस पर गिव अप नहीं किया एंड ही केप्ट फाइटिंग फॉर इट। सो इस कोट के थ्रू यही कहा जा रहा है कि नॉट एवरी वन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, आपके पास सारे सुविधाएं मिली तो आप ग्रेट आर्टिस्ट बन जाओगे जस्ट बिकॉज आपके पास सिल्वर स्पून थी। नहीं, एक ग्रेट आर्टिस्ट किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी रिलीजन, किसी भी क्रीड, किसी भी चीज़ से आ सकता है। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर उसके अंदर जज्बा है अपना कुछ क्रिएट करने का, या उसके अंदर उसका आर्टिस्टिक विजन है, वो क्रिएटिव है, तो आप उस इंसान के बैकग्राउंड के बेसिस पे उसे जज नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसकी आर्ट उसके लिए बोलती है, काम बोलेगा। बाकी चीज़ें जो टैग्स एंड टाइटल्स आपने उसके ऊपर लगा रखे हैं बैकग्राउंड की वजह से, इट डजेंट मैटर। सो ग्रेट आर्टिस्ट कहीं से भी आ सकता है। समझ रहे हो, उसका बड़ा होना या फिर पॉपुलर होना या पहले से ही बहुत सारी चीज़ें ओन करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो एक बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसा ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकता है जो पहले यहाँ पर नहीं था, और लोगों को एक नई आर्ट दे सकता है अपनी आइज़ के थ्रू, जो वो देखता था लोगों के साथ शेयर कर सकता है। सो अगर आप भी आर्ट्स के क्षेत्र में हो, एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो फ्यूचर में,
कोई भी फील्ड हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड्स बहुत सारे होते हैं। सो डोंट डाउट योरसेल्फ, मैं इस बैकग्राउंड से हूँ या फिर मेरे पास अभी ये नहीं है वो नहीं है तो शायद मुझे लोग वैल्यू नहीं करेंगे या कोई समझेगा नहीं। जस्ट डू योर बेस्ट इन योर क्राफ्ट, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, बाकी सारी चीज़ें हटा दो। बाकी किसी चीज़ के बारे में सोचो कि दूसरे लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, दूसरे आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आप अपने आर्ट पे फोकस करो और अपने स्किल्स को होन करो, जितना ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हो उसे परफेक्ट करो। एंड एक दिन आएगा जब ये दुनिया भी आपकी आर्ट की वैल्यू करेगी और उसे समझेगी। सो नेवर डाउट योर सेल्फ, जस्ट कीप डूइंग यू, ओके। Anyways, next quote is from Before Sunrise. Only if you find peace within yourself will you find true connection with others. जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी खुद के साथ ही एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। हमारे अंदर दो साइड होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में होती ही हैं। एंड जब हमारे साथ दूसरे लोग अटैच हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जद्दोजहद जो हमारे साथ चल रही होती है उसका प्रोजेक्शन हम दूसरों पर डालने लगते हैं। एंड हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब होने लगती हैं, उन पर इसका असर पड़ने लगता है। सो ये कोट यही बोल रही है, ओनली इफ़ यू फाइंड पीस विद इन योर सेल्फ विल यू फाइंड ट्रू कनेक्शन विद अदर्स। तो हमें खुद के साथ पहले पीस करना होगा, पीस बनाना होगा अपने अंदर। हमारी जो लड़ाई चल रही है ना विद इन आवर सेल्स, उसे फिगर आउट करना होगा कि वो लड़ाई क्यों चल रही है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, उसे फ़िक्स करो। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को फ़िक्स कर लेते हैं तभी हम दूसरों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। सोचो, जब आप खुद ही अपने इश्यूज़ आज तक फिगर आउट नहीं कर पाए हो, चाहे वो बचपन के ट्रॉमास हों या पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स हों, उन्हें एज अ बर्डन कैरी कर रहे हो बैक ऑफ द माइंड, वो चले जा रहे हैं एंड दूसरों लोगों के साथ आप और इन्वॉल्व हो जा रहे हो, तो उसका प्रोजेक्शन आपकी रिलेशनशिप पे दिखेगा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि पहले उस बर्डन को नीचे गिराओ या उन इश्यूज़ को फ़िक्स करो, फेस करो, जो भी करना है करो। बट जब तक आप खुद के साथ पीस नहीं बनाओगे तब तक आप किसी और की लाइफ में अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकते। अगर आप एक हैप्पी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो अपने लव्ड वंस के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप खुद के साथ पीस में हो या नहीं। क्योंकि जब आप खुद खुश होगे ना तभी किसी और को खुश रख सकते हो लाइफ में। जब आप खुद ही खुश नहीं हो, आपके ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज़ हैं जो फेस नहीं किए थे, उनसे डील कर रहे हो, तो आप किसी और को कैसे खुश रखोगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके साथ वाला इंसान ऑटोमेटिकली वो भी बॉदर्ड रहेगा, परेशान रहेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से डील कर रहे होते हो, चलो ठीक है, यू आर सफरिंग बाय योर सेल्फ, आपके जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसका असर किसी और पे नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप अननेसेसरली किसी और से अटैच हो जाते हो और आपकी लाइफ का असर अब किसी और की लाइफ पे पड़ रहा है, तो वो चीज़ गलत है। आपको समझना होगा, पहले फिगर आउट कर लो खुद से ही, उन इश्यूज़ को सुलझा लो एंड देन एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन हो सकती है। आप अच्छा कनेक्शन बना सकते हो दूसरों के साथ, समझ रहे हो? सो इस डायलॉग के थ्रू यही बात डिलीवर की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो आई हैव सीन दिस मूवी डेड पोएट सोसाइटी। आई एम नॉट श्योर कि आपने देखी हो या नहीं देखी होगी, क्या पता किसी ने देखी भी हो। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़। इसमें ये एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, जस्ट हेयर इट फर्स्ट। वी डोंट रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज इट्स क्यूट, वी रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज वी आर द मेम्बर्स ऑफ द ह्यूमन रेस and the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. तो जैसा कि हमने पहले वाली कोट में वर्ड्स की पावर को डिस्कस किया, इस कोट के थ्रू भी सेम यही बात की जा रही है। हम पोइट्री को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि जस्ट वो क्यूट है। पोइट्री के अंदर भी आपने देखा होगा, किसी भी पोइट को उठा के देख लो, उनकी जब पोइट्री हम पढ़ते हैं एक अलग ही लेवल का इंटेंसिटी दिखती है। इट्स नॉट जस्ट मेयर वर्ड्स, उसके अंदर पूरा इमोशन छुपा हुआ है जो ह्यूमंस को एक अलग पैशन देता है, समझ रहे हो? दैट्स व्हाट इज सेइंग कि वी डोंट रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज इट्स क्यूट, वी रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज वी आर द मेम्बर्स ऑफ ह्यूमन रेस एंड द ह्यूमन रेस इज फिल्ड विद पैशन। हम ह्यूमंस को
इमोशंस फील होते हैं, इसीलिए शायद हम और क्रीचर्स से अलग हैं। और ये इमोशंस पोएट्स हो गए, वो अपने शब्दों के थ्रू निकालते हैं। तो आप समझ रहे हो, उन इमोशंस को हम फील करते हैं बिकॉज वी आर अ मेंबर ऑफ ह्यूमन रेस है। और पोइट्स के पास ये गिफ्ट होता है कि वो उन इमोशंस को ब्यूटीफुली अपने शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं। द कोट ऑल्सो सेज कि मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग ये भी हैं पर नोबल परस्यूट्स हैं जो कि ज़िंदगी में जीने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बट पोइट्री, ब्यूटी, रोमांस, लव, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदा रहने से मेरा मतलब है कि इन्हें हम फील करते हैं। जो नोबल परस्यूट्स हैं उनको हम करियर वाइज, ठीक है, हमें एक अच्छी लाइफ लीड करनी है तो वैसे यूज़ करते हैं या उनका रोल उस वे में होता है। बट पोइट्री, ब्यूटी, रोमांस, इन चीज़ों के लिए हम जीते हैं। इसी में से लव अगर ना हो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में तो सोचो क्या होगा। लव बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसे रिमूव कर दिया जाए तो हम रोबोट्स बन जाएंगे, काइंड ऑफ। हमें और रोबोट्स या कह लो मशीन्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं जाएगा। तो जो लव है वो हमें फील कराता है कि वी आर ह्यूमंस, वी आर अलाइव। इस कोट के थ्रू यही बात की जा रही है कि पोइट्री, लिटरेचर, ये सारे फील्स हमें एक डेप्थ फील कराते हैं लाइफ की, एक अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं और हमें उसकी ब्यूटी दिखाते हैं। दैट्स व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। सो द नेक्स्ट कोट इज़ फ्रॉम द मूवी नोटबुक। You can't live your life for other people. You've got to do what's right for you, even if it hurts some people you love. ये समझ रहे हो, ये कोट या डायलॉग कितना पावरफुल है। हमें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हम हमेशा दूसरों के लिए जीते रहें। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहो, दूसरे जो बोल रहे हैं वही करो, एंड दूसरों को प्लीज़ करने के लिए जीते रहो। इसी तरह से तो ट्रेन किया जाता है हमें। बट इस डायलॉग के थ्रू जो मैसेज डिलीवर हो रहा है यहाँ पे वो ये कि कई बार होता है, हमें लगता है कि अगर हमने अपने दिल की आवाज़ सुनी या जो हम करना चाहते हैं वो किया तो इट विल हर्ट अदर पीपल, और हम दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं या उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। बट हमें ये समझना होगा कि जब आप खुद की खुशी चाहते हो और ख़ुद के लिए रियल में कुछ करना चाहते हो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये करना तुम्हें खुशी देगा, तो तब तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा। फिर नो मैटर व्हाट वो चीज़ दूसरे लोगों को कैसे वे में इफ़ेक्ट कर रही है या फिर उन्हें अपसेट कर रही है, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि इन दी एंड इट्स योर लाइफ। एंड अगर आपको अपनी लाइफ में खुशी चाहिए तो खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसा कि कोर्ट में कह रहे हैं कि यू कांट लिव योर लाइफ फॉर अदर पीपल। ये लाइफ आपकी है, आपको जीनी है ये लाइफ, तो आप दूसरों के लिए उसे हमेशा नहीं सैक्रिफाइस कर सकते। ठीक है, एक लिमिट तक सैक्रिफाइस कर सकते हो, बट एक पॉइंट आएगा जब यू हैव टू थिंक कि क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए ही जीने में बिता दूंगा सैक्रिफाइस करते हुए। यहाँ पे इस सैक्रिफाइस से मतलब मैं ये नहीं कह रही, कई लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सैक्रिफाइस भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं यंगस्टर्स के लिए बोल रही हूँ। कई बार हमें इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है कि हम जो डिसीजंस लेने होते हैं अपने करियर वाइज या वैसे भी लाइफ में, तो कई बार हमें डर लगता है कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो अपसेट हो जाएंगे या मेरे साथ वाले फ्रेंड्स अपसेट हो जाएंगे, सोसाइटी मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा देगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। नहीं, अगर आपको वो चीज़ खुशी दे रही है, एंड अच्छे वे में बोल रही हूँ मैं, बुरे वे में नहीं बोल रही कुछ इलीगल कर रहे हो या जो भी, नहीं, अच्छे वे में, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ किसी को हर्ट भी नहीं कर रही है और आपके लिए सही है, आप खुश रहोगे एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स यू सेटिस्फाइड, तो जस्ट डू इट। और दूसरों के बारे में सोच सोच के उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे तो इवेंचुअली गोना हर्ट योरसेल्फ। जो आपके लिए सही है आपको वो करना होगा, उसके लिए स्टैंड लेना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये मूवी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आई एम श्योर सभी ने देखी होगी। इसकी कोट है, इफ़ यू वांट समथिंग गो गेट इट, पीरियड। सो मूवी में विल स्मिथ, मैंने बहुत पहले देखी है, बहुत सालों पहले ये मूवी, तो मुझे अभी याद नहीं है। आई थिंक वो स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता है कुछ, ही इज़ वेरी गुड विद नंबर्स, तो वो हसल करता रहता है, वो बार बार जाता है इंटरव्यू देने के लिए और गिव अप नहीं करता है। उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फाइट करता रहता है। बहुत बुरे वक्त आते हैं, अपने बेटे के साथ शायद बेचारे को टॉयलेट में भी सोना पड़ता है, बट स्टिल उसकी वाइफ से भी लड़ाई हो जाती है, बट स्टिल ही डजंट गिव अप। तो वो अपने बेटे को ही बोलता है ये कोड, इफ़ यू वांट समथिंग गो गेट इट, पीरियड।
जो वो करता है उस मूवी में, कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो जस्ट गो फॉर इट। कंप्लेन करना, वाइनिंग करना, ये सब सल्यूशन नहीं है और इससे कुछ होगा भी नहीं। अगर आप बैडली किसी चीज़ को चाहते हो तो आप कंप्लेन नहीं करोगे, यू विल गो आफ्टर इट, और तब तक उसके पीछे जाते रहोगे जब तक वो चीज़ आपको मिल नहीं जाती। क्योंकि खुद सोचो ना, अगर आप किसी चीज़ को बैडली चाहते हो तो तुम क्यों रुकोगे? तुम उसके लिए फ़ाइट करते रहोगे, फिर चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, बिकॉज तुम्हारी लाइफ शायद डिपेंड करती है उस पर, या तुम्हारा ड्रीम इतना स्पेशल है उसके बिना तुम जी नहीं सकते, तो वो इंसान करेगा ही करेगा। एंड मूवी में यही होता है कि वो चाहता है इतना बैडली उस जॉब को कि इवेंचुअली एंड में उसे मिलती है। उसने कितने पापड़ बेले होते हैं, कितने एफर्ट्स लगाए होते हैं, इतना स्ट्रगल करता है, बट स्टिल फाइट करता रहता है और मिल जाता है। सो दैट्स व्हाट इज़ सेइंग कि आप लाइफ में कुछ भी चाहते हो तो देखो, बैठ कर उस बारे में रोने से या चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने से या दूसरी चीज़ों पर ब्लेम डालने से आउटर सर्कमस्टांसेस पे कुछ नहीं होगा। इफ़ यू बैडली वांट इट तो आपको अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। ऑफ कोर्स अगर इतना आसान होता वो चीज़ करना तो बाकी लोग नहीं कर लेते। वो डिफ़िकल्ट है चीज़, इसीलिए शायद सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। और आपको अगर बैडली चाहिए तो आपको अब उस चीज़ में थोड़े हाथ पैर मारने होंगे, एफ़र्ट्स लगाने होंगे, फिर नो मैटर व्हाट कितना पेन झेलना पड़े या स्ट्रगल देखना पड़े। बिकॉज़ एज़ वी नो, इस दुनिया में जो अच्छी चीज़ें होती हैं या जो वर्थ इट होती हैं, वर्थ कीपिंग, वो चीज़ें आसान नहीं होती हैं। उनके लिए एफ़र्ट्स मारने पड़ते हैं, और जो लोग एफ़र्ट्स लगाते हैं ना, वही लोग उन चीज़ों को डिज़र्व भी करते हैं, इवेंचुअली उन्हीं को मिलती हैं। सो या दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस डायलॉग। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम फाइट क्लब। फाइट क्लब हम सभी ने देखी है और आपको पता होगा ये मूवी एक अलग ही मैसेज डिलीवर करती है। वैसे तो इस मूवी में बहुत अमेजिंग कोट्स हैं, बट ये वाली कोट मेरी वन ऑफ फेवरेट्स हैं, या कह लो मोस्ट फेवरेट है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही ऐड किया है। द कोट इज़, इट्स ओनली आफ्टर वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। ये कोट मैं बताती हूँ कि इस कोट का मतलब क्या है, जो मैंने इंटरप्रेट किया। हम लोग अपनी लाइफ जिस तरीके से जीते हैं तो हम रिस्क लेने में डरते हैं। आपने कभी सोचा हम रिस्क लेने से क्यों डरते हैं? हम रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे पास जो कंफर्ट है ना हमारा, या जो सिक्योरिटी है, हमें डर लगता है वो छिन जाएगी। अगर मैंने रिस्क लिया ना तो मेरा अभी जो मेरे पास आज चीज़ें हैं वो सब छिन जाएंगी, तो हम उन चीज़ों को खोने से डरते हैं। इसीलिए इस दुनिया में मैक्सिमम लोग रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है, उन्हें लगता है मैं इसे खो दूँगा अगर मैंने रिस्क ले लिया तो। बट एज टाइलर डर्डन इज सेइंग, इट्स ओनली आफ्टर वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। मतलब जब एक इंसान सब कुछ खो देता है ना अपनी लाइफ में, आपने देखा होगा कितने ग्रेट लोग थे, गॉड ने या यूनिवर्स ने सारी चीज़ें छीन ली, उनके साथ इतना बुरा हुआ, ट्रेजिडी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं, इनफैक्ट उसके बाद ही उनका ट्रू वर्जन निकल के आया था, स्ट्रॉन्ग वर्जन, कि वो क्या क्या करने के लायक थे। जब उनके साथ वो ट्रेजेडी हुई, उनसे उनका कंफर्ट, सिक्योरिटी सब कुछ छिन गया, अब उनके पास तो कुछ बचा नहीं ना। तब उस इंसान के पास बस एक ही ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन ये होता है कि उसका दिल कहाँ है, वो क्या करना चाहता है अपनी ज़िंदगी के साथ, और उसका जो गोल है ना वो एकदम क्लियर हो जाता है, क्योंकि अब उसके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। पहले कंफर्ट और सिक्योरिटी एक डिस्ट्रैक्शन की तरह होती है जिससे वो खोने से डरता है, और उस खोने के चक्कर में वो कभी रिस्क नहीं ले पाता। लेकिन अब उस इंसान के पास तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना, ही हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग, जिनके साथ ट्रेजिडीज़ हो जाती हैं। तो वो लोग जब कुछ बचा नहीं, तो जो एक चीज़ होती है उनके दिल के सबसे करीब, जिसे वो बैडली करना चाहते हैं, अब वो उसमें अपनी पूरी एनर्जी चैनल कर देते हैं, सारे एफर्ट्स लगा देते हैं उस एक चीज़ को पाने के लिए। तो सोचो, जब आपके पास अब कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं बचा, कंफर्ट, सिक्योरिटी, आपसे सब कुछ छीन लिया गया है, आपको डर ही नहीं है अब लाइफ में किसी भी चीज़ का कि मेरे साथ इससे बुरा क्या होगा, दिस वॉज द वर्स्ट दैट कुड हैपन टू मी। वो इंसान कहता है तो मेरे पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो वो किस चीज़ से डरेगा? वो इंसान तो फियरलेस हो जाएगा ना। तो जब उसे किस चीज़ का अब डर ही नहीं है तो वो कुछ भी करेगा। कुछ भी से मेरा मतलब है कि
जो वो खुद करना चाहता है, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करने से नहीं डरेगा। क्योंकि जब तक हमारे पास, जैसे कि मैंने बोला, कंफर्ट, सिक्योरिटी या रिस्पेक्ट की टेंशन लेते हैं कि लोग मेरी वैल्यू करेंगे, यानी दुनिया भर की चीज़ें, ये सब हम अपने दिमाग में आइडियाज़ बना लेते हैं, हम इनके ज़रिए ना बंध से जाते हैं और अपने, लेकिन जब उस इंसान से वो सारी चीज़ें छिन जाती हैं ना, जब लगता है कि हाँ ठीक है, अब उसकी सोसाइटी में भी कोई वैल्यू नहीं रही है, उसके पास जो भी था वो भी सब उससे छिन चुका है और वो अब बर्बाद ऑलरेडी हो चुका है, तब उसके पास जो एक चीज़ होती है ना जिसमें उसका रियल इंटरेस्ट होता है, वो उसे फुल पोटेंशियल के साथ परस्यू करने निकल जाता है। और वही वक्त होता है जब उसे वो चीज़ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एंड ये कोट इसी बारे में है कि इट्स ओनली आफ्टर वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या ये कोट क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रही है। दिस कोट इज़ वेरी डीप एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोट. So last quote is from again one of my favorite movies में से है, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन. मैंने बहुत बार सुना है काफ़ी लोगों से कि ये मूवी उन्हें बहुत स्लो लगी थी एंड कुछ खास नहीं लगती, बट क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ये मूवी बहुत इंटेंस है. आई डोंट थिंक कि नॉर्मल इंसान इसे समझ पाएगा अगर आप डेप्थ में नहीं जाओगे उसकी स्टोरी के कि वो कहना क्या चाह रहा है. आई लव दैट मूवी. सो द कोट इज़ लाइक, इस मूवी में भी बहुत अमेजिंग कोट्स है, बट मैंने फ़िलहाल एक ही पिक की बिकॉज बहुत सारी हो जाती वरना. सो द कोट गोज़ लाइक दिस: सम पीपल वर बॉर्न टू सिट बाय अ रिवर, सम गेट स्ट्रक बाय लाइटनिंग, सम हैव एन ईयर फॉर म्यूजिक, सम आर आर्टिस्ट्स, सम स्विमर्स, सम नो बटन्स, सम नो शेक्सपियर, सम आर मदर्स एंड सम पीपल डांस. सो ये कोट मूवी के सबसे एंड में आती है. इस कोट के थ्रू जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है वो ये हमें बताया जा रहा है कि इस दुनिया में हम सभी एक यूनिक टैलेंट पजेस करते हैं. हम सभी के अंदर एक खासियत है जिससे अनफॉर्चुनेटली कई बार हम खुद भी वाकिफ़ नहीं होते. एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है कि सबको सेम ही बनने के लिए ट्रेन किया जाता है कि सब सेम ही चीज़ें करें, बट फॉर्चुनेटली हम सभी के अंदर एक यूनिक साइड होती है इंडिविजुअली, और वो यूनिक साइड हमारे अंदर ही छिपी होती है. तो इस मूवी के थ्रू यही बताया गया है, मूवी का अल्टीमेट मैसेज, कि लाइफ में हर इंसान किसी एक अलग चीज़ के लिए बना होता है. जैसे कि मूवी में कहा गया है, सम पीपल वर बॉर्न टू सिट बाय अ रिवर, सम गेट स्ट्रक बाय लाइटनिंग, सम हैव एन ईयर फॉर म्यूजिक, सम आर आर्टिस्ट. आप कभी किसी अपने फ्रेंड के साथ बैठोगे, यू विल नोटिस कि उनकी कॉन्वर्सेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे मेरा भाई है, वेन एवर यू सिट विद हिम, उसकी कॉन्वर्सेशन एक पॉइंट के बाद जस्ट रिवॉल्व अराउंड क्लोथ्स. ना क्लोथ्स का बिजनेस है, ही इज़ इनटू फैशन एंड स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग. तो मोस्टली जब भी उसकी बातें होती है तो घूम फिर के कपड़ों के, फैब्रिक के, डिज़ाइंस के, इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है. तो दिस शोज़ कि ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज क्राफ्ट. ऐसे ही इफ़ यू सिट विद मी, मेरी मोस्टली कॉन्वर्सेशन एक पॉइंट के बाद इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड फ़िलासफ़ी. दिस शोज़ कि आई एम इंटरेस्टेड इन फ़िलासफ़ी. ऐसे ही आप किसी और इंसान के साथ बैठोगे, सपोज़ करो वो एक आर्टिस्ट है, लाइक उसे पेंटिंग करना पसंद है, तो उनकी मोस्टली कॉन्वर्सेशन पेंट के अराउंड रिवॉल्व करेगी. लाइक वो बताएंगे कलर्स ऐसे हो गया, ये डिज़ाइन हो गया, मेरा ये विज़न था, मेरे दिमाग में ये आया, मैंने ये बनाया. सो ऐसे ही डिफरेंट क्षेत्र के जब लोगों के साथ आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक इंसान की एक साइड होती है, एंड वही उनकी ट्रू साइड होती है. जिस भी चीज़ के बारे में वो ज़्यादा बात करते हैं ना, आप कभी ध्यान से नोटिस करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो या फैमिलीज़ के साथ या किसी के भी साथ, तो उनकी पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन फिर घूम फिर के एक टॉपिक के अराउंड बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करती है, एंड वही उनका मेन इंटरेस्ट होता है. ये मूवी हमें यही बताना चाह रही है कि कुछ लोग रिवर के साइड बैठने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग स्विम करने के लिए होते हैं, कुछ लोग बटन्स बनाने के लिए, कुछ लोग शेक्सपियर को जानने के लिए, कुछ मदर्स बनने के लिए, मदरली लव होता है तो वो मदर्स बनने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग डांस करने के लिए पैदा होते हैं. सो वही मैसेज दिया जा रहा है इस कोट के थ्रू कि हम सभी के अंदर एक यूनिक टैलेंट है और हम उसी के टुवर्ड्स ग्रेविटेट होते हैं. सो या इतनी ही कोट्स थी फ़िलहाल जो मैंने पिक की थी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती. आई होप आपको पसंद आया हो. सो दिस इज़ द एंड. आपके
जो फेवरेट कोट्स होंगे कुछ मूवीज़ से बिल्कुल होंगे, तो आप मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें अगर आपको लगे शेयर करने लायक तो। बाकी फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड येस, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So yeah, thank you so much for watching. Bye.